Hi, hello and welcome students. Welcome to my classroom. Myself Prashant Gupta. Welcoming you all to this session. और आज के सेशन बच्चों हम करने वाले हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के 2023 में जो आपके पेपर होने वाले उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट की बात करेंगे। आज के सेशन में हम क्लास 6 के फिजिक्स पोर्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जाम किस तरह से आपको देना है, क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है व्हाइल गिविंग ऑफ दिस एग्जाम्स, और पेपर किस तरह का देगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या मार्किंग होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम स्टार्ट करें गाइडलाइन से, तो आपके पास सबसे पहले तो इस पेपर को देने जब आप जाओगे तो आपके पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपको जस्ट टू फिल अप योर इन्फॉर्मेशन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में जो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। भरना क्या क्या है भाई, अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आपको ओएमआर शीट में क्लियरली भरनी है एंड आपको उसको साइन करके दे देना है। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद अब देखते हैं कि पेपर कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास तीन सेगमेंट या तीन सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड साइंस जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे। एंड थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड अचीवर्स सेक्शन जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए। 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं बात करूं कितने नंबर का पेपर आएगा, तो आपका जो अचीवर सेक्शन का जो क्वेश्चन होते हैं दे ऑल कैरी 3 मार्क्स ईच, मतलब 5 क्वेश्चन थे तो 15 नंबर तो आपके अचीवर सेक्शन थे। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस थे 45 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस दे कैरी 1 मार्क ईच। तो 45 क्वेश्चंस तो 45 मार्क्स, तो टोटल बोल सकते हो 45 और 50 60 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने, 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शंस के, 35 क्वेश्चंस आपको साइंस सेक्शन के और 10 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग के करने हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे कंपलसरी हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। ठीक है, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजी। नाउ कैलकुलेटर ऑब्वियसली आपको परमिटेड नहीं होने वाला। आपके पास एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आपको उस करेक्ट आंसर को अपनी ओएमआर शीट में फिलअप करना है बबल करके। कैसे करना है बबल, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए, प्रोसेस किस चीज का है भाई, मुझे पता है सर ऑप्शन डी जो है दैट वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो मैं जाऊंगा नंबर 13 के आगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, इस बी ऑप्शन को आपने मार्क करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यही करना है आपको हर बात। रफ स्पेस आपको दिया जाएगा बुकलेट में, आपके पास रफ स्पेस होगा, वहां पर जाकर आप कोई रफ काम करना है तो वो कर सकते हैं। ओएमआर शीट ऑब्वियसली आपको इन्सुलेटर को वापस कर देनी है और पर्सनल डिटेल जो आपको प्रोवाइड करी है स्पेस में वहां लिखने के बाद आपको पेपर देना है। ठीक है, अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज करना, या अटेम्प्ट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। चलो मूविंग अहेड टू 2018-2019 एनएसओ प्रीवियस ईयर पेपर, स्टार्ट करते पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका साइंस सेक्शन है वो क्या है, फन विद मैग्नेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोन The figure shows two pieces of steel, P and Q, both are steels, arranged in a line with a bar magnet. This is my bar magnet and this is my south pole and this is my north pole of the bar magnet. अब होगा क्या, which of the following is true about the magnetic force on P as well as on Q? P और Q पर कौन सी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये आपसे पूछा गया। या जब भी किसी में स्टील को मैग्नेट के सामने लेकर आऊंगा तो क्या करेगा, मैग्नेट उसको मैग्नेटाइज करेगा, है ना, मैग्नेटाइज करेगा। अगर ये साउथ पोल था तो मुझे पता था यहाँ पर बनेगा सर नॉर्थ पोल और यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। ठीक है, देखिएगा दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं, यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ बनेगा साउथ पोल। क्लियर बात है। अब क्योंकि ये साउथ बन चुका है यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। तो भाई अब किसी बात है, अगर मैं देखूं तो P का एंड साउथ से पास है और Q का भी नॉर्थ साउथ से पास है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या P पर भी अट्रैक्शन दिखेगा और Q पर भी अट्रैक्शन दिखेगा, तो बात है यार। तो क्या ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीज आर 4 डिफरेंट सर्किट्स विद बल्ब्स। ठीक है, ऐसा 2 सिंबल बल्ब्स यूज करके बहुत सारे आपको 4 सर्किट दिए गए। आपसे पूछा गया इन विच सर्किट विल द बल्ब और बल्ब्स विल बी ब्राइटेस्ट। एक भी हो सकता है क्योंकि एक किसी में एक है किसी में 2, आपको बताना है कौन से में सबसे ब्राइट बल्ब चलेगा। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ आपके पास 2 बैटरी लगी हुई है, यहाँ आपके पास एक सिंगल बैटरी है, यहाँ आपके पास 2 बैटरी है और यहाँ आपके पास एक सिंगल बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो दिख रहा है कि सर सारे सर्किट में जो पोटेंशियल अप्लाई करी गई वो सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है। तो सर इसमें पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करी गई है और इसमें भी पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करी गई है। यार ऑब्वियसली बात है, जब आप बोलते हो कि
ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी कोई चीज, तो ब्राइटेस्ट वही चीज होगी ना जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, है ना भाई। जिस बल्ब के पास जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी। पावर को आप लिखते थे V इंटू वाई, तो जिसका पावर ज्यादा वो सबसे ज्यादा ब्राइट। अब क्योंकि इसको सिर्फ V पोटेंशियल ही अप्लाई करा गया है, इसको भी सिर्फ V पोटेंशियल ही अप्लाई करा गया है, तो पक्की सी बात है सर जिनको 2V पोटेंशियल अप्लाई करा है उनके पास पावर ज्यादा होने वाली, डिलीवर्ड पावर ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्ब्स की। यार ये दो तो समझ आ गया कि इनको अप्लाई ही ज्यादा करेगी पोटेंशियल, तो ये अपने कंटेंडर है अभी करेक्ट आंसर। अब जरा सोचो, यहाँ दो रजिस्टर या दो बल्ब है सीरीज में, यहाँ अकेला बल्ब। यार अगर यहाँ पे दो बल्ब है तो क्या करंट कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, सीधी बात। करंट कम हो गया तो पावर कम हो गई। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बल्ब, दैट इज सर्किट आर। सर्किट आर में पोटेंशियल भी 2V अप्लाई करा था और बल्ब भी सिंगल लगाया था, तो पक्की सी बात है सर इसमें जो है सबसे ज्यादा पावर है, यानी ये सबसे ज्यादा ब्राइट जो है वो चमकेगा। तो सर्किट आर इज माय करेक्ट आंसर। चलो इजी इजी चीज है ना, कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, कॉलम 2 प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5 क्वांटिटीज। ठीक है, कॉलम 2 में आपके पास कुछ वैल्यूज की, क्वांटिटीज की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, और कॉलम 1 में आपके पास वो वैल्यूज है कि वो क्या है। ठीक है, आपको कॉलम मैच करके है, और कॉलम मैच करने के बाद इन चार में से आपको एक करेक्ट आंसर जो है वो चूज करके बताना। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ बच्चे किस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी होती है? देखो ये क्या है 0.3 नैनोमीटर, ये है 1.55 मीटर, ये है 6 मेगामीटर, पावर 6, ओके मेगा, और ये है 0.2 मिलीमीटर, एंड दिस इज 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या मुझे पता है कि बच्चे मेगामीटर में होती है, 10⁻6 में होती है, तो सर P तो थर्ड पे जा रहा है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एवरेज हाइट ऑफ पर्सन, या नैनोमीटर में तो नहीं होने वाली, किलोमीटर में भी होने वाली, मिलीमीटर में भी नहीं होने वाली, 1.55 मीटर ऐसा लग रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ पर्सन 1.55 मीटर सही सा लगता है ना। थिकनेस ऑफ अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ अ पेपर अगर आप देखो तो इनमें से आप देखो दो तो चले गए, तीन ही बचे, किलोमीटर में तो नहीं होने वाली भाई थिकनेस, पक्की सी बात है। तो ऑप्शन बचते 0.2 मिलीमीटर और 0.3 नैनो। या नैनो 10⁻⁻9 होता था, इतना पतला होता था, मिली क्या होता था 10⁻⁻3, है ना। तो ऐसा सा लग रहा है कि थिकनेस ऑफ पेपर क्या मिलीमीटर में होनी चाहिए। अगर आप देखो किसी भी कोई भी कॉपी अगर आपके पास है, तो कॉपी का जो बैक साइड खोल के देखोगे ना, तो उसमें डायमेंशंस लिखी होती है, वहां पे आपको दिखेगा कि जो आप कॉपी यूज कर रहे हो उसका पेपर का थिकनेस क्या है, आप देखोगे तो मिलीमीटर नहीं होती है। ठीक है, सेकंड बोला डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। या दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना होता है सर? किलोमीटर में होगा, 1500 किलोमीटर, दिल्ली टू कोलकाता। क्लियर बात। फिर बोला है साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यार बहुत छोटी बात कर दी ना, मॉलिक्यूल के साइज की बात कर रहे हो, तो पक्की सी बात है सर 10⁻⁻9 या 10 यानी 3 नैनोमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर देगा। तो P वैल्यू जा रही है बच्चे थर्ड पर, P वैल्यू जा रही है थर्ड पर, तो मेरे पास C और D में से एक आंसर बचा। Q जो है एवरेज हाइट वो जाती है सेकंड पर, तो Q गया सेकंड पर, तो सर ये जो दिख रहा है मुझे P थर्ड, Q सेकंड, R जो था थिकनेस विच इज फोर्थ, S फिफ्थ और T1, ये जो है ये सीक्वेंस मेरा कॉलम मैच सही करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस है, बोला गया ए राइडर ऑन हॉर्स फॉल्स बैक व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ द सडन। लेट्स सपोज आपके पास कोई हॉर्स था, आप उसको राइड कर रहे थे, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है बच्चे, तो डोंट टेक मच। ठीक है, ये कुछ बेकार से एक हॉर्स बनाया, इसके ऊपर आप क्या कर रहे थे, इसको राइड कर रहे थे। अब हॉर्स अगर एकदम से आगे चला गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा? हॉर्स तो एकदम से आगे भाग गया भाई, तो जो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी है वो तो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो तो आगे चला गया, लेकिन अपर पार्ट तो भी रेस्ट में रहना चाहता था ना भाई, उस पर तो कोई फोर्स था नहीं, तो क्या होगा, वो रेस्ट पे रहेगा, या आगे चला गया तो पीछे गिर जाएगा। ये क्यों हुआ है? बिकॉज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट keeps the upper part of the body at rest while lower part of the body moves forward with the force। तो ऑप्शन सी जो दिख रहा है वो मुझे गलत दिख रहा है सर, क्लियर बात है। अब ये को ऑप्शन एक गलत क्यों है? एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स इज लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ राइडर। अरे भैया राइडर के पास तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, ये तो बात ही नहीं होती, फिजिक्स में फीलिंग कहां से आ गई। लास्ट बोला इनर्शिया ऑफ मोशन कीप्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। यार इनर्शिया ऑफ मोशन तो किसी भी चीज का मोशन रेजिस्ट करता है ना, मोशन में चेंज, मतलब किसी स्पीड से जा रहे थे तो उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहेगा। आप तो किसी स्पीड से जा नहीं देते, एकदम से आप खड़े थे और घोड़ा चला, है ना भाई,
तो सर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, cat was kept inside a box, 4 boys are trying to see the cat through 4 tubes inserted the box as shown। ठीक है, अब देखो तो चारों ट्यूब्स अलग अलग है बच्चे, इस ट्यूब में आपके पास क्या लगा है, 2 मिरर लगे हुए हैं, ये आप डायरेक्ट देख रहे हो, ये आप एक ट्यूब से देख रहे हो जो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ है, और यहाँ सिर्फ आपके पास स्क्वायर है, यहाँ कोई मिरर नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना। फिर बोला है द बॉक्स एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज और बॉय would be able to see the cat in the box। अब देखो यार, ऑब्वियसली कैट को देखना मतलब जो रेज आपके कैट से आ रही है वो आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, सीधी सी कहानी यही है। अगर यहाँ से कोई रे चलेगी बच्चे, अगर यहाँ से कोई रे चलेगी बच्चे तो क्या वो नीचे जा सकती है? नहीं जाएगी, पक्की बात है ना। क्यों? क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है, मिरर मिरर तो नहीं लगा ना, तो यहाँ से जाके वापस आ जाएगी। तो क्या सोहम को मिरर दिखेगा क्या, कैट दिखेगी क्या? नहीं दिख सकती। राज की बात करते हैं, मान लो यहाँ से रह गई कुछ ऐसे 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 हो जाएगी, तो हो सकता है वापस भी आ जाए। क्या बिल्कुल दिखेगी इमेज? नहीं दिखेगी सर, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ना भाई, कैसे दिखेगी? तो इसको भी नहीं दिख सकती। यहाँ देखें मोहन की बात करें, सर मोहन को तो डायरेक्ट रे दिख रही है, तो जरूरत ही नहीं है उधर जाने की, क्योंकि स्ट्रेट आप ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो सर ये भी दिख जाएगा। अगर इसकी बात करें, हरी की बात करें, तो मोहन को तो दिखी। हरी की बात करें तो सर यहाँ से लाइट आएगी, क्योंकि इसने यहाँ मिरर लगा रखा है, ये लाइट यहाँ जाएगी, तो फिर यहाँ फिर से मिरर लगा रखा है तो लाइट यहाँ जाएगी, तो सर दिख जाएगा। तो हरी को भी दिखेगा और मोहन को भी दिखेगा, तो हरी एंड मोहन बोथ विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ कैट, बाकी लोग नहीं दिख पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ना भाई। ये देखो आपके पास क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना। 3 magnets PQ and R are dipped one by one in a heap of iron filing। ठीक है, figure shows the amount of iron filing sticking to them, the strength of these magnets will be। देखो ये आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, आपकी तीनों को लिया और तीनों को आयरन के चूरे में डाल दिया, और चूरे में डालने के बाद बाहर निकाला तो इसके पास इतना चूरा लगा, इसके पास इतना फाइलिंग, इसके पास। तो आपसे पूछा गया है कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या जिस मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी क्या वो उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करके अपने पास रखेगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसके पास कम रहेगा। अब लेट्स सपोज मैग्नेट ना डाल के अगर सिर्फ कुछ मेटेरियल डालता तो कुछ भी नहीं आता, मैग्नेट था इसलिए जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही आयरन का लेवल उसके ऊपर होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है सर इस पे ज्यादा है, इस पे कम है और इस पे ज्यादा है, तो क्या अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या स्ट्रेंथ पी की सबसे ज्यादा, क्योंकि उससे कम, और आर की उससे कम। पी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ना, क्यों? क्योंकि उस पर फाइलिंग सबसे ज्यादा है। सर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर दिखता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू? एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट बोला गया अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कर सकता है भाई। लेट्स सपोज मेरे पास कोई स्माइली बॉयल है, कोई स्पंज है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो क्या करता है, फोर्स लगाओगे शेप बदल जाएगा। ये बात तो सही है, और आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो सही हो गया। सेकंड, फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये ऐसे मूव कर रहा था, मेरा मन करा ऐसे मूव करा दिया। आपके लेट्स सपोज मेरे पास कोई सॉकर बॉल है, कुछ किक मारूंगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्लियर सी बात है ना यार, फोर्स डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है, तो ये बात तो ये गलत कह रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है अ फोर्स कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, फोर्स लगाओगे रुक जाएगा, ये बात भी सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए बच्चे? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सर। मूविंग अहेड, इजी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 boys are reading the temperature on a thermometer as shown in the figure। ये आपके पास थर्मामीटर है, लेट्स सपोज यहाँ पर 4 लोग ऐसे देख रहे हैं, साकिब ऐसे देख रहा है, रोहन ऐसे देख रहा है, जॉन ऐसे देख रहा है, अर्पित ऐसे देख रहा है। ठीक है, फिर बोला which of the boys is reading the temperature on the thermometer correctly। कौन है जो सही से देख रहा है, किसको एक्चुअल रीडिंग दिखेगी, बाकी लोगों को एक्चुअल रीडिंग नहीं दिखेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जरा सोचो क्या हो रहा है। अगर ध्यान से देखें, ताकि ऊपर से देख रहा था, या जब भी थर्मामीटर को हम स्टडी करते हैं, थर्मामीटर से रीडिंग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो एकदम उसको पैरेलली रखते हैं ना, ताकि अपने को लेवल सेम दिखे, अपने को एग्जैक्ट सेम लेवल दिख सके, इसलिए आप उसको पैरेलली देखते हो। तो जो जॉन है वही सिर्फ पैरेलली देखा है, बाकी सब ऊपर नीचे से देख रहे हैं, तो पक्की सी बात है सिर्फ जॉन है जिसको करेक्ट थर्मामीटर की रीडिंग दिखेगी, बाकी सबको करेक्ट दिखेगा तो सही, पर करेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बच्चे, लाइट शेडो क्लिप से पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 1 में आपके पास प्लैनेट्स दिए गए, कॉलम 2 में उनको क्या बोलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या, इसकी बात करेंगे, फिर आपको कॉलम मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है, वीनस। वीनस क्या है बच्चे? वीनस को बोलते थे मॉर्निंग स्टार। ठीक है भाई, तो वीनस हो गया आपका मॉर्निंग स्टार। फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट कौन सा होता है भाई? फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, सॉरी सैटर्न क्या होता है कि सैटर्न के पास मुझे पता है कि सैटर्न की जो रिंग्स है
वो मेड ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट है ना। तो ये सैटर्न है, इट हैज अ रिंग ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट, सैटर्न के पास ही रिंग है ना। उसके बाद जुपिटर क्या है, जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। तो सर P1 Q3 R2, P1 Q3 R2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सिंपल इजी। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया गया फोर्स एनर्जी से, क्या बोला, ए सॉलिड बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्लोप, तो ये आपका स्लोप है, यहाँ से इस बॉल को क्या करा, रिलीज करा गया नीचे की तरफ। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द बॉल्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज इट स्लिप्स डाउन द स्लोप एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब इस चीज को जरा ध्यान देना, उन्होंने ऐसा बोला है कि इन, अब देखो जनरल बात नहीं हो रही है, जनरली क्या होता है, अगर आप नीचे फेंकते हो तो क्या करता है, उसकी स्पीड बढ़ती भी जाती है, पर ये ऐसा बोल रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, इट स्लिप्स डाउन द स्लोप एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये चीज आपको गिवन है यार। एक बात बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा था तो सारे टाइम इसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, बदल नहीं रही थी, ठीक है भाई। स्पीड का मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, क्या काइनेटिक एनर्जी होती थी, हाफ mv² ना भाई, 1/2 ऑफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर, यही होती थी ना काइनेटिक एनर्जी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है भाई, सारी बात। स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज। तो बी और सी, और बी और डी में से एक चीज समझ में आई। अब तुम क्या कर रहे हो, हाइट में नीचे आ रहे हो ना भाई, पहले तुम इस हाइट पर थे, फिर तुम इस हाइट पर आए, फिर तुम इस हाइट पर आए, और लास्ट में आगे हाइट तुम्हारी इस रेफरेंस के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से 0 हो गई। तो जब भी कोई चीज किसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा हाइट से कम हाइट पर आती है तो क्या करती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या, अनचेंज्ड, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो एक ही ऑप्शन जो है मुझे सही दिख रहा है, दैट इज माय ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस अनचेंज्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होगा ये अचीवर सेक्शन क्वेश्चन, यानी इसका एक क्वेश्चन 3 नंबर के बराबर है, तो ध्यान से देखेंगे। इजी क्वेश्चन, ये भी फन विद मैग्नेट्स है, ठीक है। क्या बोला, एक्विल यूज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टू स्ट्रोक द आयरन लाइन 50 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो ये आपने इसको क्या करा, ये नॉर्थ से तो ये साउथ होगा, और अब इसको बार बार ऐसे ऐसे करके स्ट्रोक कर रहे हो, बार बार स्ट्रोक कर रहे हो, ठीक है। बोला कि आफ्टर स्ट्रोकिंग ही वांटेड टू टेस्ट इट बाय ब्रिंगिंग अ कंपास नियर द टिप ऑफ द नेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये चीज आपके लिए। जब भी हम स्ट्रोक करते थे किसी नेल को, तो उसमें मैग्नेटिक, नेल कैसे मैग्नेटाइज होती थी बच्चे, अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ से स्ट्रोक करना चालू करा है, तो ये चीज आपकी बनती थी नॉर्थ पोल, और ये बनता था आपका साउथ। याद आ रहा है कि हल्का हल्का, आप इसको ऐसे स्ट्रोक करोगे तो ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल, अगर आप ऐसे स्ट्रोक कर रहे हो तो नाउ दिस टिप इज साउथ एंड दिस हेड इज नॉर्थ। अब अगर मैं कंपास को लेकर आया पास, तो अगर ये साउथ है टिप, तो साउथ किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा बच्चे, क्या साउथ अट्रैक्ट करता है नॉर्थ को, सोच के देख, साउथ किसको अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझे दिख रहा है, दैट अगर मैं ध्यान देखूं तो यहाँ तो इन्होंने बोला कि अट्रैक्शन है ही नहीं, यहाँ ये बोल रहे हैं अट्रैक्शन है ही नहीं, मतलब टूवर्ड्स नहीं जा रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, साउथ टूवर्ड्स आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, नॉर्थ टूवर्ड्स आ रहा है। तो क्योंकि टिप साउथ था तो नॉर्थ को ही पास आना चाहिए था भाई, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, कैसी बात है। तो अगर वो साउथ है तो वो नॉर्थ को पास लेकर आएगा, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल था, हल्का फुल्का दिमाग लगाते आसानी से सॉल्व कर, ठीक है। स्ट्रोक्स वाली बात याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जब भी आप स्ट्रोक करते हो, तो जब स्ट्रोक करते हो जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक करते हो, तो दिस बिकम्स नॉर्थ, दिस बिकम्स साउथ। अगर आप नॉर्थ पोल से स्ट्रोक कर रहे हो, लेट्स सपोज साउथ से करते तो दिस वुड हैव बिकम साउथ एंड दिस वुड हैव बिकम नॉर्थ, ठीक है। स्ट्रोकिंग जहां से स्टार्ट करते हो वो पोल सेम होता है, जिस डायरेक्शन में करते हो वो पोल अपोजिट होता है, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट बच्चे ये सेशन अपना एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन या इससे रिलेटेड बहुत सारे सेशन आपको पीवाईक्यूज अगर देखने हैं, या आपको एनएसओ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज student.myclassroom.digital। ये सेम चीज जो सेशंस हैं ये आप बच्चे हमारे टैबलेट एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।